ओके जी, टुडे आवर टॉपिक इज ब्लड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। तो हम इससे पहले देख चुके हैं कि हेमाटोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, और हमारे पास ब्लड है उसकी कंपोजिशन क्या है और वो किस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है और उसके अंदर किस किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। तो ब्लड फॉर्मेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको अक्सर होम्योपोइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हेमेटोलॉजी है, हाइमेटोलॉजी है, उसी तरह से हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस भी Metaphors. इसको कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं ब्लड के, उनकी हमारे पास प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम होम्योपोइसिस या हेमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। अब होम्योपोइसिस टेक्स प्लेस इन द रेड बोन मेरो फाउंड इन द एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जिसमें हमारे पास ह्यूमर आ जाती है, फ्यूमर आ जाती है, फ्लेट बोन्स आ जाती हैं, रिब्स एंड कैरानियल बोन्स उनको हम कहते हैं, वर्टिब्री एंड पाल्वस रीजन की जो बोन्स है उनके अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेड बोन मेरो। अब रेड बोन मेरो की अगर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इससे मुराद ये है कि आपके जो बोन मेरो होती है वो दो तरह का होता है। एक होता है जी व्हाइट बोन मेरो होता है, एक होता है हमारे पास रेड बोन मेरो होता है। जो व्हाइट बोन मेरो होता है वो ब्लड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। जो रेड बोन मेरो होता है सिर्फ स्पेसिफिकली वही हमारे पास होम्योपोइसिस या हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और वो कौन कौन सी हमारे पास बोन्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लॉन्ग बोन्स जिनके अंदर हमारे पास ह्यूमरस आ जाता है और फ्यूमर आ जाता है, फ्लेट बोन्स, रिब्स, क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं, वर्टिब्री आ जाती हैं, और हमारे पास पैल्वस रीजन की जो बोन्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। Self-replicating totipotent stem cells, also known as hematopoietic stem cells, act as precursor for all type of blood cells. हमारे पास एक important चीज आपको पता है वो ये है कि जी हमारे पास स्टेम सेल्स इस तरह के सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो रेड बोन मेरो होता है उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन स्टेम सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, एचपीसीज भी इनको बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो आपकी जो बोन है उसके अंदर क्या मौजूद है जी, आपके पास रेड बोन मेरो मौजूद है, ठीक है। अब रेड बोन मेरो जो मौजूद है, अब उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है जी, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मौजूद हैं। ये हेमेटोपोइटिक या एचएससीज जो होते हैं ये हमारे पास, क्योंकि स्टेम सेल्स हैं तो ये हमारे पास डेवलप हो सकते हैं। दे आर प्रोग्राम्ड सेल्स दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और वो ब्लड सेल्स हमारे पास, अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो आपके ब्लड के अंदर जो है जो सेल्स मौजूद हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये आपके पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं आपके पास इन तीन टाइप ऑफ सेल्स में हमारे पास डेवलप हो सकते हैं। अब इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है हम इसको देखते हैं कि हमारे पास विद इन द रेड बोन मेरो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर होम्योसाइटोब्लास्ट, इनको होम्योसाइटोब्लास्ट भी कहा जाता है, डिवाइड टू प्रोड्यूस ब्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं जी बेसिकली, तो ब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर द टाइप ऑफ स्टेम सेल्स दैट कैन बी डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेल। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या करते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल सबसे पहले एक सब टाइप बना रहे होते हैं। अगर हम इसको मैं बोलूं तो ये स्टेम सेल था, उससे आपके पास ब्लास्ट सेल बनता है, और ये ब्लास्ट सेल जो होते हैं वेरियस टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल्स बनते हैं, और वो ब्लास्ट सेल जो है हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में फिर डेवलप होते हैं, जो कि व्हाइट ब्लड सेल भी हो सकता है, रेड ब्लड सेल भी हो सकता है, और प्लेटलेट भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारे पास जो ब्लास्ट सेल है क्या ये एक ही टाइप का होता है, नहीं, आपके पास वेरियस नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स की सीरीज बन सकती है। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल से एक टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल बने, फिर उससे दूसरी टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल बने, फिर तीसरे बने, फिर चौथे बने, और तब जाके आपके पास एक जो है मेच्योर सेल बने। तो जो हमारे पास बिटवीन द स्टेम सेल एंड द मेच्योर सेल आपके पास जितनी भी सब टाइप ऑफ सेल्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ब्लास्ट सेल्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज सेल मैच्योर्स एंड बिकम्स अ पर्टिकुलरली फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूं, तीन फॉर्म्स बनेंगी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिनको हम कॉमनली दे आर आल्सो नोन एज erythrocytes, they are produced by the process of erythropoiesis। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द स्टेम सेल्स, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम erythropoiesis बोल रहे हैं। उसी तरह से आपके पास व्हाइट ब्लड सेल और लीकोप्लास्ट जो हैं जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम लीकोपोइसिस बोलते हैं, और आपके पास जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम थ्रोम्बोपोइसिस बोल रहे होते हैं। अब हम वन बाय वन इन तीनों प्रोसेसेस को देखते हैं कि आया हमारे पास ये तीनों प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और रिथ्रोसाइट्स की तरफ, ठीक है।
अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिथ्रोसाइट सिंथेसिस। जैसे कि मैंने बताया जी कि आपके पास जो रिथ्रोपोइसिस होता है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और रिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस के लिए जो हमारे पास जो सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस को हम रिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा था जी, स्टेम सेल जो है हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स हैं, वो सबसे पहले किस में डेवलप होंगे? प्रोरिथ्रोब्लास्ट में डेवलप होंगे। ठीक है, वो प्रोरिथ्रोब्लास्ट जो है फॉर्म फ्रॉम हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स। सबसे पहले क्या था, हम दोबारा से देखते हैं, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स से हमारे पास क्या बना है जी? प्रोरिथ्रोब्लास्ट। पीई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओवर 3 to 5 डेज, उसके बाद ये 3 से 5 दिन गुजारता है। ठीक है, और सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करता है। एज राइबोसोम प्रोलिफरेशन होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस इन 3 से 5 दिनों में होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो स्टेम सेल से हमारे पास क्या बनेगा जी? हमारे पास प्रोरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। उसके बाद वो 3 से 5 दिन गुजारेगा और उस दौरान उसके अंदर राइबोसोम प्रोलिफरेशन हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मीन राइबोसोम ज्यादा हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन की इनकॉर्पोरेशन हो रही है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है। जैसे आपको पता है जी कि रेड ब्लड सेल में हमारे पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो ये प्रोसेसेस सारे के सारे जो है हमारे पास होते हैं। और फाइनली आपके पास जब जो है हमारे पास ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द सेल, जिसकी वजह से आपके पास जो रेड ब्लड सेल होता है वो सेंटर में से डिप्रेशन हुई होती है, उसके अंदर डिप्रेस होता है, मीन उसके अंदर से इन्वेजिनेशन हुई होती है। तो आपके पास क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस इज इजेक्टेड। अब हम क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारे पास राइबोसोम प्रोलिफरेशन होगी है, हीमोग्लोबिन होगी की सेंसेस होगी है, उसकी हमारे पास इनकॉर्पोरेशन होगी है, तो उसके बाद न्यूक्लियस क्यों गया? क्योंकि हमारे पास कोई भी सेल जो है वो हमारे पास उसके सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। अगर कि न्यूक्लियस नहीं होगा तो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो प्रोरेथ्रोब्लास्ट स्टेज है वो हमारे पास जो है आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। तो जब ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस जो है हमारे पास उसमें से इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले जो चीज जब हमारे पास न्यूक्लियस के जाने के बाद बनती है वो बनते हैं यंग इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये अभी ये मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स नहीं है, स्टिल कंटेनिंग सम राइबोसोम्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? फ्यू राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी होते हैं। ठीक है, passes into the blood stream and develop into mature erythrocytes। सबसे पहले क्या था हमारे पास? स्टेम सेल से हमारे पास प्रोथ्रोब्लास्ट बना है, उसने 3 से 5 दिन गुजारे हैं और 3 से 5 दिन गुजारने के बाद उसमें से क्या हो गया? न्यूक्लियस निकल गया। उसके बाद इसने क्या बना है जी? यंग रिथ्रोसाइट बना है। ठीक है, जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं। यंग रिथ्रोसाइट और रेटिकुलोसाइट फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहां से 1 से 2 दिन गुजारने के बाद वो क्या बन जाता है? मेच्योर रिथ्रोसाइट और कंप्लीट मेच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं हुआ क्या है, हम इसको जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो प्लोरिपोटेंट हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोरिथ्रोब्लास्ट बना रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हम प्रोथ्रोसाइट नहीं यूज करें, हम वर्ड यूज करें ब्लास्ट। यहाँ पे वर्ड यूज करें हम इथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था जी कि हमारे पास बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सेल, रेटिकुलोसाइट्स तो हमें पता है ना, यंग रिथ्रोसाइट्स आ गए हमारे पास, जो कि हमारे पास अब कंप्लीट रेड ब्लड सेल। तो मैंने आपको कहा था कि बिटवीन द स्टेम सेल एंड द पर्टिकुलर सेल जितने भी टाइप ऑफ सेल्स आएंगे उनको हम ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारे पास डेवलप होते हैं इनटू प्रोरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम प्रोनॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप होता है जी हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में हमें पता चल गया जी कि क्या क्या प्रोसेसेस होने हैं। हमने कहा था अभी पीछे कि हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम प्रोलिफरेशन होती है और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होती है। उसके बाद क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्ट में आपके पास क्या होगा? 3 प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, HgB सेंसेस, हीमोग्लोबिन बीटा सेंसेस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, फिर पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, फिर क्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। तो एरिथ्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन में 3 टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एंड ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्टिक फॉर्मेशन हमारे पास सेल्स की हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनके अंदर से न्यूक्लियस का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, और सम ऑर्गेनेलिज भी रिमूव हो जाती हैं विद एक्सेप्शन ऑफ सम राइबोसोम्स एंड सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद ये यूजली स्पेंड करता है 3 दिन तक हमारे पास इन बोन मेरो।
3 दिन तक ये बोन मैरो में ही रहेगा, ठीक है, ये अभी आपके पास ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा। 3 दिन बोन मैरो में गुजारने के बाद रेटिकुलोसाइट, जिसको हम यंग एरिथ्रोसाइट कह रहे हैं, वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है फॉर 1 डे। एक दिन जब हमारे पास वो ब्लड स्ट्रीम में गुजारता है तो वहां पे क्या होता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वो लूज कर जाता है अपनी ऑर्गेनेलीज को, ठीक है। और उसके बाद वो हमारे पास कंप्लीट रिथ्रोसाइट बन जाता है, जिसकी हमारे पास लाइफ स्पेन क्या होती है, 120 डेज होती है। अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन है ये। हमारे पास लाजमी नहीं है कि आपके पास हर रेड ब्लड सेल आपके पास 120 डेज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। सम रेड ब्लड सेल जो हैं वो 20 डेज बाद भी उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेसेस, ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, और कुछ की हमारे पास 140 डेज, तो ये एवरेज लाइफ स्पेन हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेटली आ होता है। अब यहाँ पे आपने जो चीज याद रखनी हुई है जी, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स आर रेटिकुलोसाइट्स, जिनमें हमारे पास क्या है, सम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है मगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, ठीक है। आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है, हमारे पास रिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन का, ठीक है, हमारे पास वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम जो है प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस भी कह रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है जी, कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स की कब प्रोडक्शन होनी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स की कब प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, और किस टाइम पे आपके पास जो है हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो हमारे पास जो है उनकी डिग्रेडेशन हो रही है। हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी को मेंटेन किया जाता है। अब क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपको सडन डिक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स होना चाहिए, ड्यू टू एनीमिया हो सकता है, ड्यू टू एनी अदर कंडीशन हो सकता है, ड्यू टू इंजरी हो सकता है, तो उस केस में आपके पास एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर के कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल आपके पास डिग्रेडेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हो रही है, तो उस प्रोसेस उस टाइम में आपके पास जो है हमारे पास एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन जो है बहुत स्पीड से नहीं होगी, स्लोली ग्रेजुअली आपके पास जो नॉर्मल पेस होती है उसके ऊपर चलती जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है, एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो सारा प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है जी आपके पास एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय द किडनी, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स अ बोन मैरो टू प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट्स, स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस। सिंपली आप कह सकते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आपके रेड बोन मैरो के सेल्स, स्टेम सेल्स को, जो हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उनको टारगेट करता है, ठीक है। और उनके अंदर जो है हमारे पास किसको हमारे पास एनहांस करता है, प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को जनरेट करता है, ठीक है, एनहांस करता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या कंडीशन होती है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द बॉडी सेल्स। आपके पास जो बॉडी के हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई का काम कौन कर रहा है जी, आपके पास रेड ब्लड सेल्स कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी सेल्स को हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो है कंडीशन जो प्रोड्यूस काज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया बोलेंगे। अब हाइपोक्सिया के केस में क्या होता है कि उसको हमारे पास डिटेक्ट कौन करेगा, आपके पास किडनी डिटेक्ट करेगी, ठीक है। अब हाइपोक्सिया जब डिटेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी जो है रिलीज करती है ईपीओ। ईपीओ क्या है जी, आपके पास एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशंस होती हैं, व्हिच स्टिमुलेट्स एंड इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। और वो क्या स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, कि आपके पास एरिथ्रोपोइसिस जो है आपके वो एरिथ्रोपोइटिन जब रिलीज होता है, मैंने आपको क्या बताया था, वो टारगेट करेगा रेड बोन मैरो को, ठीक है। और रेड बोन मैरो क्या करेगा, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। The average production rate of erythrocytes in a healthy individual is about 2 million cells per second. आपकी जो नॉर्मल जो बॉडी है पर सेकंड के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर 2 मिलियन सेल्स पर सेकंड बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेथ रेट कितना होगा, तो वो भी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगा। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 2 मिलियन पर सेल की रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो रही है और 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। और ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि इक्वल रहे, जैसे कि हमने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस हो रहा होता है कि रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन। तो हमारे पास ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ये ऊपर नीचे हो सकता है, रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन ज्यादा हो सकता है, रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कम हो सकता है। तो हमारे पास इसको हम ये लाजमी नहीं कह सकते कि 2 मिलियन सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है तो 2 मिलियन सेल्स की ही डिग्रेडेशन हो रही है, मगर हम एक अप्रोक्सीमेट जो है हमारे पास आइडिया ले सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल चल रहे होते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल प्रोडक्शन रिक्वायर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एंड लेट कैन रिजल्ट इन द पर्निशियस एनीमिया। अब आपके पास ये नहीं है कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होनी है तो वो बस स्टेम सेल्स से डिवाइड होते जाएंगे और आपके पास रेड ब्लड सेल्स बनते जाएंगे।
आपके रेड ब्लड सेल में एक इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और उसकी हीमोग्लोबिन की सेंसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है आपके पास आयरन की हमारे पास, क्योंकि उसका जो हमारे पास ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो आयरन सेंटर के साथ अटैच्ड होती हैं, तो उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो फोलिक एसिड पूरी करता है। तो आपके पास अगर फोलिक एसिड कम है तो आपके पास प्रीनिशियस एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 जो है आपके पास इसी तरह से आपके जो सेल एंजाइटी स्ट्रेसेस को होते हैं आपके पास उसको जो है हमारे पास काउंटर कर रहा होता है, और साथ ही साथ आपके पास जो आपके पास हीमोग्लोबिन सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों की कमी की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, प्रीनिशियस एनीमिया हो रहा है। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा जो है एनीमिया तब ही होगा जब आपके पास जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी है, या आपको हाइपोक्सिया तब होगा जब आपके पास रेड ब्लड सेल्स की कमी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास हमेशा क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ड्यू टू लेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी आपके पास क्या होता है, एनीमिया काज हो सकता है, आपको डिजीज काज हो सकती है, आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की, क्योंकि हम सेंसस को डिस्कस कर चुके हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेड व्हाइट ब्लड सेल्स आर लीकोप्लास्ट। लीकोपोइसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे पास या जिसकी वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास लीकोसाइट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने क्या कहा, लीकोपोइसिस कहा। अब क्या है कि हमारे पास इट इज, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास रिथ्रोपोइसिस किसी वजह से हो रहा था, हमारे पास रिथ्रोपोइटिन की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास इट इज स्टिमुलेटेड बाय वेरियस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, CSFs बोलते हैं इनको। ठीक है, विच आर हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व था, आपके पास जो हमारे पास रिथ्रोपोइटिन जो मैंने बताया आपको, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, आपके पास किडनी प्रोड्यूस कर रहा था। मगर व्हाइट ब्लड सेल्स के केस में क्या होता है, आपके पास जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा है जी आपके अपने मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स का इसमें क्या रोल है आपके पास, क्यों, क्योंकि आपके मेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हैं, वो हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनको अपने लेवल का पता होता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है और वो हमारे पास किस तरह से हमारे पास कौन सी इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास CSFs को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। The development of each kind of white blood cell begin with the division of the hematopoietic stem cells into one of the following blast cells. आपके पास अगेन से वर्ड आ रहा है ब्लास्ट सेल, तो ब्लास्ट सेल अब आपको पता होना चाहिए बिटवीन द स्टेम सेल एंड द कंप्लीट सेल, जिसको हम आप कह सकते हैं मेच्योर नहीं है, अगर यंग सेल है तो उसके दरमियान जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्ट सेल्स बोलेंगे, जो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में डेवलप हो रहे होते हैं, उन ऑल टाइप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्ट सेल्स। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल जो हैं सबसे पहले ब्लास्ट सेल्स में प्रोड्यूस होंगे, मगर यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, आपके पास एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स आ जाते हैं, इसिनोफिल्स आ जाते हैं, जबकि आपके पास एग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स मौजूद हैं, आपको वेरियस टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट हैं, तो इन सारों के लिए आपके पास स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन होनी है। तो माइलोब्लास्ट डिवाइड्स इनटू टू फॉर्म इसिनोफिलिक, neutrophilic and basophilic myelocytes which lead to the development of the three kind of the granulocytes। सबसे पहले हमारे पास हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो हैं माइलोब्लास्ट में डिवाइड होंगे या डेवलप होंगे, और वो माइलोब्लास्ट आगे फिर स्पेसिफिकली सिनोफिल में, न्यूट्रोफिल में या बेसोफिलिक माइलोसाइट्स में डेवलप होंगे, और वो देन हमारे पास स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करेंगे आपके पास सिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब मोनोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारे पास डेवलपमेंट करते हैं हमारे पास मोनोसाइट्स की, और यहाँ पे हम अभी बात करूंगा हमारे पास मेगासाइट्स की या मैक्रोफेजेस की, तो वो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो लिम्फोब्लास्ट जो हैं वो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारे पास लिम्फोब्लास्ट की डेवलपमेंट होगी किससे, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल से, और उसकी मदद से, उसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अगेन हम यहाँ पे अब स्कीमेटिकली इसको देख रहे हैं जी, डायग्रामेटिकली हमारे पास किस तरह से डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, ये स्टेम सेल्स आपके पास सबसे पहले डेवलपमेंट करेंगे जी माइलोब्लास्ट की। ठीक है, ये माइलोब्लास्ट हमारे पास डेवलपमेंट करता है जी प्रोग्रेनुलोसाइट की।
इसकी डेवलपमेंट करेगा प्रोग्रेनुलोसाइट्स की। और फिर प्रोग्रेनुलोसाइट हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास डिफरेंशिएट हो सकता है, और वो डिफरेंशिएटेड टाइप्स क्या होंगी? बेसोफिलिक माइलोसाइट्स, इसिनोफिलिक माइलोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द आपके पास जो हम क्या प्रोड्यूस करवा रहे थे हमारे पास CSF, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा, जो इसकी वजह से हमारे पास प्रोग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाएंगे हमारे पास, आया हमें बेसोफिल चाहिए, इसिनोफिल चाहिए या न्यूट्रोफिल चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी वो हमारे पास बेसोफिलिक बैंड सेल्स आएंगे, या फिर इसिनोफिलिक बैंड सेल्स या न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल्स की डेवलपमेंट होती है। और फाइनली बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल की डेवलपमेंट होती है, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं जी? ग्रेनुलोसाइट्स बोल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमें जो है किसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए? लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोब्लास्ट की डेवलपमेंट होगी, या फिर हमारे पास मोनोब्लास्ट की डेवलपमेंट होगी। लिम्फोब्लास्ट अगर डेवलपमेंट होगी तो वो लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे, और मोनोब्लास्ट की डेवलपमेंट होती है तो वो मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपके पास जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे पास उसमें क्या होता है? मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो हमारे पास इन ही मोनोसाइट्स से डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे पास बेसिकली ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। जब मोनोसाइट्स हमारे पास कहां पे चले जाते हैं जी? टिश्यूज के अंदर, ठीक है। जब ये टिश्यू के अंदर चले जाते हैं और वहां पे रिजाइड करते हैं, तो वहां जाके इनके अंदर क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है। जब ये स्वेल हो जाते हैं तो हमारे पास किसकी डेवलपमेंट हो जाती है? हमारे पास दे आर डेवलप्ड इनटू द मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो कि हमारे पास एंगल्फमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो मैक्रोफेजेस जब डेवलप हो जाते हैं तो ये हमारे पास वहां पे काफी अरसे के लिए रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, और फिर जब हमारे पास जरूरत होती है बॉडी को, तो तब ये दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में आके हमारे पास स्पेसिफिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपके पास मैक्रोफेजेस कभी भी डायरेक्टली स्टेम सेल से नहीं बनेंगे, वो डेवलप होते हैं फर्दर फिर आगे मोनोसाइट से। आपके पास lymphocytes or monocytes, they are termed as agranulocytes, while other 3 types are termed as granulocytes, क्योंकि उनके अंदर granules मौजूद होते हैं, इनके अंदर granules नहीं होते, that is why they are termed as agranulocytes। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपने कि लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, उनकी फर्दर आगे डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हम उस प्रोसेस को लेटर ऑन स्टडी करेंगे जब हम लिम्फोसाइट्स की स्टडी कर रहे होंगे कि वो हमारे पास किस तरह से डेवलप होंगे और वो किस में से डिफरेंशिएट होते हैं। मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की तरफ। तो थ्रोम्बोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लेटलेट्स, बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ मेगाकैरियोब्लास्ट फ्रॉम द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब आपको याद हो जाना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या आएगी? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर HSCs। अब HSCs सबसे पहले डेवलप होंगे आपके पास मेगाकैरियोब्लास्ट के अंदर। अब मेगाकैरियोब्लास्ट क्या होंगे? फर्दर डिवाइड हो जाएंगे विदाउट साइटोकाइनेसिस टू बिकम मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोब्लास्ट किस में डेवलप हुए हैं? मेगाकैरियोसाइट्स में। और यहाँ पे प्रोसेस कौन सा नहीं हुआ? साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। किसकी डिवीजन हो रही है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। तो उसने कहा जी मेगाकैरियोब्लास्ट के अंदर बाकी सारा प्रोसेस तो हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन हुई है, उसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, मगर वहां पे प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ? मेगाकैरियोसाइट्स में डेवलप हो गया। अब मेगाकैरियोसाइट्स आर द ह्यूज सेल्स विद अ लार्ज मल्टीलूब न्यूक्लियस। अब क्योंकि हमारे पास बाकी सारे प्रोसेसेस हुए हैं जो हमारे पास माइटोटिक डिवीजन के अंदर होता है, मगर साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से वहां पे जो न्यूक्लियस होता है, जो कि वेरियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस बने हैं, वो मल्टीलूब न्यूक्लियस की शेप अख्तियार कर लेता है। जब वो मल्टीलूब न्यूक्लियस की शेप में चले जाता है तो मेगाकैरियोसाइट देन फ्रैगमेंट इनटू सेगमेंट्स। अब उसके बाद वो क्या होता है? उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, और फ्रेगमेंटेशन में होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो हर एक साइटोप्लाज्म जो है उसकी सेपरेशन होती है विद अ सिंगल लूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हुआ कि सबसे पहले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल था, ठीक है, उससे डेवलपमेंटल पाथवे हम देखते हैं। सबसे पहले मेगाकैरियोब्लास्ट की डेवलपमेंट हुई है, जिसको हम मेगाकैरियोसाइट बोलते हैं, स्टेज 1। उसके बाद मेगाकैरियोसाइट स्टेज 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? हमारे पास जो है हमारे पास माइटोटिक डिवीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। मगर कैरियोकाइनेसिस की वजह से हमारे पास मल्टीलूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है, मगर क्योंकि साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से ये सेल आपस में डिवाइड नहीं हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेगाकैरियोसाइट स्टेज
4 उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास इसमें सेल साइड जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी इनवेजिनेशन होगी और ये छोटे-छोटे न्यूक्लियस जो हैं उनको अपने साथ लेते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटाइज्ड हो जाएगा और जब ये फ्रेगमेंट हो जाएगा तो वेरियस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो हमारे पास फ्रॉम अ सिंगल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हमारे पास एक मेगाकैरियोसाइट की पहले मेगाकैरियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी और फिर मेगाकैरियोसाइट की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो किसकी हो रही है, जो हमारे पास प्लेटलेट्स की हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे समरी देखें तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी, स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वेरियस नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है और उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स जिसको हम यंग रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं और उसके फिर हमारे पास मेच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की तो इसी स्टेम सेल से हमारे पास क्या है, वेरियस नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है और उसकी बेस पे हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। और हमारे पास जो रिथ्रोपोइसिस में था उसमें हमारे पास रिथ्रोपोइटीन इन्वॉल्व था, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल में सीएसएफ से इन्वॉल्व थे और उस तरह से हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले अगेन ब्लास्ट सेल जिसमें मेगाकैरियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो टुडे आवर टॉपिक जिसमें हमने देखा जी कि हमारे पास ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, सारे प्रोसेसेस हमने स्टडी किए हैं। अब हमारे पास मूव करते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। तो जितने भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप अब पूछ